हे गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका कोच धीरेन। आप सभी का स्वागत है इंडियाज़ के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक जेई माय डियर, लेट्स क्रैक इट। ठीक है। इट्स अबाउट मी माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। ठीक है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी केमिस्ट्री से कर रखा है। आईआईटी जैम रैंक 694 रही है। मोर देन +6 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है और अब मैं आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से प्ले स्टोर पे जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नाउ हम हमारे क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों आप हमारे अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करोगे? तो देखो बच्चे, दे आर द वेरियस बेनिफिट्स टू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, बट दे आर द फ्यूज। द फर्स्ट वन इज द डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ लाइव कनेक्ट करता है। हम वहाँ पे आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, 1-to-1 क्वेश्चन आंसरिंग होती है। जो भी आपके मन में डाउट होता है, जो भी आपके मन में क्वेश्चन होता है, आप हमसे वहाँ पर लाइव पूछ सकते हो। दूसरा है कि हम क्वेश्चंस की पोलिंग करवाते हैं। पोलिंग में क्या होता है, हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को करने में कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया, कितने बच्चों ने क्वेश्चन को सही नहीं किया, इसका एनालिसिस मिल जाता है। और जिन बच्चों ने सही किया है वो कितने सेकंड्स में उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डेली लाइव क्लासेस में आइए और हमसे आप कनेक्ट होइए। नेक्स्ट इज़ यार लाइव टेस्ट एंड क्विज। मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई इम्पॉर्टेंट नहीं है, और पढ़ाई के साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका एग्जिस्टेंस कितना है, आप कितना पढ़ रहे हो, आपको एनालिसिस जो बहुत ज़रूरी है। तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विज के लिए रेडी रखता है, सो दैट आप अपने एग्ज़ाम में जब जाओ तो आपको ऐसा ना लगे कि आप कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है। आपको हम इतने सारे टेस्ट ले चुके होते हैं, आपका एनालिसिस करते हैं, आपकी कमियां निकालते हैं, उस कमियों को आप दूर करते हो। इसका फ़ायदा होता है टेस्ट देने का। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड क्लोज प्लान। हमारे सारे फैकल्टीज जितने भी पढ़ाते हैं, हमारी टीम सारे के पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है। कौन सा टॉपिक आएगा, कौन सा टॉपिक कितना पढ़ाना है, कौन से टॉपिक में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चन चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। कंप्लीट आपके सिलेबस के थ्रू हम मूव करते हैं। ठीक है। सो दैट आप हमारे साथ एक कंफर्टेबल जोन में स्टडी कर सको और हम आपके साथ एक बेस्ट दे सकें अपना। नेक्स्ट इज सर अनलिमिटेड एक्सेस। नॉर्मली जो कोचिंग्स होती हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, वहाँ पे आप क्या करते हो, जाते हो और पढ़ के चले आते हो। और इन केस आपको लगता है कि सर ने एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, वो मेरा छूट गया है, वो मेरा मिस हो गया है, और आपको पता है कि वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप उसको दोबारा नहीं जान सकते क्योंकि वो ऑफलाइन क्लासेस थी। अनअकैडमी ने कहा कि आपको ऐसी ज़रूरत नहीं है, आपको जितनी बार हमारी रिकॉर्डिंग्स देखनी है, आपको लगता है कि आपका टॉपिक छूट गया है या किसी रीज़न से आपकी क्लास मिस हो गई है, तो आप हमारे साथ रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं अपने कंफर्ट जोन में रह के। ठीक है। आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी बहुत ही कम इकोनॉमिकल फ़ीस है। मैं बार बार इकोनॉमिकल वर्ड यूज़ क्यों करता हूँ, इसके पीछे रीज़न यही है कि इकोनॉमिकल अमाउंट बोलने का, कि इंडिया के अगर मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को देखूं तो वो एक साल का जो अमाउंट आपसे लेते हैं वो करीबन करीबन 1.5 से 2 लाख के करीब होता है। लेकिन हमारी टीम आपसे कहती है कि आप हमसे अगर जुड़ेंगे तो हम आपसे 12 मंथ का ओनली एंड ओनली 30K लेंगे, दैट इज़ 30,000 लेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आपको इंस्टा 10% का डिस्काउंट मिल सकता है, और ये डिस्काउंट आप मेरे कोड पे अवेल कर सकते हो। मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड को आप जैसे ही पाओगे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा और आपकी फ़ीस 27K में आ जाएगी। ठीक है। अगर आपके पास समय है, आपके पास मौका है, तो मैं चाहूँगा कि आप 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला फ़ीस लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हो सिर्फ डिफरेंस तो 5K का है, लेकिन मंथ की मैं बात करूँ तो डबल हो जा रहा है, दैट इज़ 12 से आप हमसे 24 मंथ के लिए कनेक्ट हो रहे हो, एक्स्ट्रा 5,000 पे करके। ठीक है।
इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये अमाउंट आप एक साथ नहीं पे कर पा रहे हो तो हमारे यहाँ EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ की EMI के बेसिस पे अपन लोग ऐसा करते हैं। तो फटाफट से बिना कुछ सोचे इस कोर्स को अवेल करिए, इस अमाउंट को सबमिट करिए और हमारे जितने भी बेनिफिट्स हैं, हमारे इंडिया के जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और तीनों सब्जेक्ट दैट इज़ PCM तीनों आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये पूरी फीस पूरे आपके कोर्स की फीस है, दैट इज़ PCM तीनों कवर होगा इसमें। बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट, वेलकम टू द सीरीज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। आप जैसे सभी को पता है कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की है और इस सीरीज़ का नाम रखा है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़। इस सीरीज़ के दौरान मैं हर एक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पिक करता हूं और उसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, उसी सीरीज़ के दौरान मैंने केमिकल बॉन्डिंग शुरू किया हुआ है और आज केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट वीडियो है और ये लेक्चर पार्ट 9 के नाम से जाना जाएगा। इस लेक्चर को जानने से पहले आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक देखना ज़रूरी होना चाहिए, तभी आप पार्ट 9 को पूरी तरह एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, इस थ्योरी में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस थ्योरी का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज़ नोन एज MOT। बहुत ही फेमस थ्योरी है हमारे केमिकल बॉन्डिंग से। एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आ जाता है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो JEE हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे ओलंपियाड दे रहे हो, सब में इसमें से एक क्वेश्चन आना फिक्स रहता है MOT से। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या कहती है, कैसे डिफरेंस है इसका VBT से, एंड क्या क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक, तो शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दैट इज, आप इसको MOT के नाम से जानते हो शॉर्टकट में। नाम समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स की थ्योरी है। अभी तक आप एटम्स के ऑर्बिटल की स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब जो है आप मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल की स्टडी करोगे। आप स्टडी ये करोगे कि कैसे जब मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की क्या ओवरलैपिंग होती है और उसकी ओवरलैपिंग होने के बाद क्या क्या फिनोमेना, क्या क्या कंडीशंस क्रिएट होती हैं, हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स के बारे में सबको पता है। ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल जोन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ऑर्बिटल के बारे में सब लोग जानते हैं। तो इसके कुछ छोटे मोटे पोस्टुलेट्स हैं, उस पोस्टुलेट्स को समझते हैं। ठीक है, इसके पोस्टुलेट्स को हम लोग समझते हैं, इस पोस्टुलेट्स को जानते हैं, क्या कहते हैं इसके पोस्टुलेट्स। ठीक है, अब इसका सबसे पहला जो पोस्टुलेट्स है वो ये कहता है कि जब भी कभी भी इलेक्ट्रॉन्स की आप बात करते हो, तो जब इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करते हैं तो असल में वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ओवरलैप करते हैं। ठीक है, या यूँ कहूँ कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in molecules and these molecules undergo overlapping। ठीक है, undergoes overlapping। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर मिलते हैं। मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। अभी जब आप खुद लॉजिक सोचिए, आपने बचपन से पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होगा, तो भाई जब 2 एटम कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल मिलेगा। इसका मतलब नेचर में, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक एटम है, ये हाइड्रोजन एक एटम है, और ये कंबाइन करेगा तो आपको हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल मिलेगा। तो असल में इसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो आपके मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। क्या बोला उसने कि व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स combine, they form molecular orbitals। ठीक है, अब ये जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसको हम लोग शॉर्टकट में BMO बुलाते हैं। और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। दैट इज दूसरा होता है ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो तरह के ऑर्बिटल्स जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बनने की पॉसिबिलिटी होती है। एक पॉसिबिलिटी होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की और दूसरी पॉसिबिलिटी होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, ठीक है। अब क्या होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और क्या होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो आइए जानते हैं बच्चे। अगर मैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा बताऊं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी लोअर एनर्जी होती है, ठीक है, या यूं कहूं कि स्टेबिलिटी हायर होती है। स्टेबिलिटी इनकी क्या होती है, हायर होती है। लोअर एनर्जी होती है लेकिन हायर स्टेबिलिटी वाले मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जितने भी सिग्मा मॉलिक्यूल्स, जितने भी पाई मॉलिक्यूल, जितने भी डेल्टा मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्डिंग जब बनती है तो ये बॉन्डिंग के अंदर आते हैं। वहीं पे अगर मैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूं तो बेटा ये हमारे हायर एनर्जी के होते हैं। और अगर बेटा ये हायर एनर्जी के होंगे तो यूँ कहूँ कि इनके अंदर स्टेबिलिटी क्या होगी, लोअर स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। और अगर लोअर स्टेबिलिटी होगी तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इसके एंटी बॉन्डिंग में होंगे, दैट इज सिग्मा एस्ट्रिक, पाई एस्ट्रिक और डेल एस्ट्रिक में, ठीक है। आप जानते हो कि बॉन्डिंग क्या होता है और आप जानते हो एंटी बॉन्डिंग क्या होता है। नहीं जानते तो मैं बता दूं कि एक बॉन्ड में, एक बॉन्ड अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है तो एक बॉन्ड में दो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये दो ऑर्बिटल्स में से एक ऑर्बिटल्स आपका बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है और दूसरा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाम जाना जाता है। याद रखिएगा एक बॉन्ड के अंदर दो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर मैं दो बॉन्ड होगी तो चार ऑर्बिटल्स एंड सो ऑन, ठीक है। बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ऑर्बिटल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अब आप बनाते हो मिथेन का एग्जांपल, तो इस मिथेन को बनाते टाइम कितने बॉन्ड का यूज हुआ है, देखा जाए तो चार बॉन्ड का यूज हुआ है। अब अगर चार बॉन्ड का यूज हुआ है तो उसका मतलब बेटे कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो आप बोलोगे सर 8 ऑर्बिटल्स हैं। और अगर मैं इन 8 ऑर्बिटल को भी डिफ्रेंशिएट करूं तो चार किसको चले जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को चले जाएंगे और चार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात ये पॉस्टुलेट ये बोलता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो तो ऑन द बेसिस ऑफ आउफबाउ प्रिंसिपल करते हो, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ आउफबाउ प्रिंसिपल होगी। आउफबाउ प्रिंसिपल क्या था, याद करिए। तो आउफबाउ प्रिंसिपल ने ये कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो पहले वहाँ फिल करते हैं जिसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है, और उसके बाद एंड सो ऑन फिल करते चले जाते हैं। तो अगर मैं बेसिकली नॉलेज दे दूँ, बेसिक नॉलेज दे दूँ तो यहाँ हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ अगर मैं देखूँ तो ये हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और ये हमारे एंटी बॉन्डिंग, ये हमारा क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है और यहाँ आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। यहीं पे आप सिग्मा को फिल करते हो, पाई को फिल करते हो, डेल्टा को फिल करते हो, और यहाँ पे आप सिग्मा एस्ट्रिक को फिल करते हो, पाई एस्ट्रिक को फिल करते हो, डेल्टा एस्ट्रिक को फिल करते हो। ये आपके दोनों जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं बच्चे। नीचे वाला आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ऊपर वाला आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर मैं एनर्जी के फॉर्म में बांटूं तो यहाँ से एनर्जी चलती है कुछ ऐसी, दैट इज फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। याद रखिएगा सबसे लो एनर्जी हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की होती है, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल की होती है और बाद में आती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, ठीक है। ये मैंने स्टेबिलिटी में लिख दिया है और अगर मैं एनर्जी में करूँगा तो उल्टा हो जाएगा। ये आपका एनर्जी में होता है।
ठीक है, ओके। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो पहले कहाँ फिल करोगे, बॉन्डिंग में फिल करोगे, और फिर कहाँ फिल करोगे, एंटी बॉन्डिंग में फिल करोगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी बोलती है कि जो भी आपकी वेव कंसेप्ट होती हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप पढ़ी होगी, शाय और शाय स्क्वायर का नाम सुना होगा आपने। तो जितनी भी वेव कंसेप्ट्स होती हैं वो सारे की सारी वेव कंसेप्ट यहाँ पे लागू होती हैं। कहने का क्या मेरा सेंस है, तो वेव कंसेप्ट को आप अप्लाई करते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप s ऑर्बिटल की कंबाइन कर रहे हो, आप s ऑर्बिटल लिखा करते हो, तो याद करो आपने ये पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव्स दो तरह की होती हैं। एक आपकी कंस्ट्रक्टिव वेव होती है और दूसरी आपकी डिस्ट्रक्टिव वेव होती है। क्या बोला मैंने? एक आपकी कैसी होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, दूसरी आपकी क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव वेव होती है। ये बात अगर याद हो तो कंस्ट्रक्टिव वेव कब बनती थी और डिस्ट्रक्टिव वेव कब बनती थी, तो एक बार देख लीजिए। मान लीजिए एक वेव ये है बेटा, और एक बेटा वेव आपकी ये है। अब अगर आप इन दोनों वेव्स को कंबाइन कर रहे हो और ये वेव एडअप कर जा रही हैं, मान लेना यहाँ का डिस्टेंस शाय ए है, यहाँ का डिस्टेंस शाय बी है, और जब आप इन दोनों वेव्स को ऐड कर रहे हो तो जो रिजल्टेंट वेव आ रहा है वो शाइन ए प्लस बी आ रहा है। तो ऐसी वेव को अपन लोग क्या बुलाते थे, कंस्ट्रक्टिव वेव बुलाते थे। क्या बुलाते थे, कंस्ट्रक्टिव वेव बुलाते थे। जबकि अगर मैं वही बात डिस्ट्रक्टिव की करता हूं, तो डिस्ट्रक्टिव में क्या है कि भाई एक वेव आपकी ऐसी जा रही है, दूसरी वेव आपके ऐसी जा रही है, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो तीन पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। जैसे मान लेते हैं ये मेरा शाय ए है, ये मेरा शाय बी है, तो पहली पॉसिबिलिटी आएगी कोई वेव ना बने, दैट इज शाय ए बराबर शाय बी हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कुछ ऐसी हो, रिजल्टेंट थोड़ी सी छोटी हो जाए, इसका मतलब शाय ए जो था वो ग्रेटर देन शाय बी था। और तीसरी पॉसिबिलिटी ऐसी हो कि ये कुछ वेव यहाँ से बनने लगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, शाय ए जो है और शाय बी में शाय बी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, वेव कैंसिल आउट हो रही है। आप कुछ छोटे बच्चे की तरह समझ सकते हो, भाई मैं यहाँ पे खड़ा था और मेरा एक फ्रेंड यहाँ पे खड़ा था, मैंने उनको रोप दी, हम लोग ने रोप पकड़ी, मैंने कहा कि ये रोप लो, और तुम अगर क्लॉकवाइज रोप को घुमाओगे तो मैं रोप को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। क्या बोला मैंने? तुम अगर रोप को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो मैं रोप को कैसे घुमाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। अगर तुम्हारी रोप क्लॉकवाइज है और मेरी रोप एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो वेव बनेगी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी, और ऐसी ही वेव हमारी क्या बनती हैं, डिस्ट्रक्टिव वेव होती हैं। तो याद रखिएगा, दो तरह की वेव्स हम लोग पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टिव वेव और डिस्ट्रक्टिव वेव। कंस्ट्रक्टिव वेव के अंदर जितने भी आते हैं वो सारे आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के आते हैं। मतलब आप जब भी सिग्मा की बात करते हो, पाई की बात करते हो और डेल की बात करते हो, तो ये सारी कंस्ट्रक्टिव वेव का हिस्सा हैं। जबकि आप सिग्मा एस्ट्रिक, पाई एस्ट्रिक और डेल एस्ट्रिक की बात करते हो तो ये सारी वेव आपकी डिस्ट्रक्टिव वेव्स में आती हैं। मतलब इनकी एनर्जी होगी वो नॉर्मल से क्या होगी, हायर हो जाएगी, ठीक है। आप इसको ऑर्बिटल फॉर्म में भी समझ सकते हो। जैसे लेट सपोज करो मैं एसएस ऑर्बिटल को कंबाइन कर रहा हूं, अब अगर मैंने कहा कि एक वेव ये है, ऑर्बिटल ये है और एक ऑर्बिटल ये है, ये मेरा एस है, ये मेरा एस है, दोनों के वेव सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी, और ऐड होने के बाद इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपके क्या थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, और ये आपका क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब अगर थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये आपका क्या है, H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। पहले ये यूनिसेंट्रिक थे, अब ये पॉलीसेंट्रिक हो गए। केमिस्ट्री में पॉलीसेंट्रिक वर्ड तब यूज किया जाता है जब एक ऑर्बिटल में दो दो न्यूक्लियाई हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो, एक न्यूक्लियाई इसके पास रहा होगा, एक न्यूक्लियाई इसके पास रहा होगा, और ये जब कंबाइन किए तो हमारा क्या बन गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक बेटा ऑर्बिटल पॉजिटिव लोब से हो
और एक दूसरा वेव बेटा नेगेटिव लोब से हो, मतलब एक आपका अब जा रहा हो, एक आपका बिलो जा रहा हो, तो ऐसे केस में वेव एडअप नहीं होंगी और रिजल्टेंट वेव कुछ ऐसा आने लगेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या पैदा होने लगता है बेटा, नोड पैदा होने लगता है। आप सभी को पता है कि नोड या नोडल प्लेन वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम लोग नाम देते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ऊपर वाले हमने क्या पढ़े, बॉन्डिंग पढ़े, और नीचे वाले हमने क्या पढ़े, एंटी बॉन्डिंग पढ़े। तो जब भी आप ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कराएंगे तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का ख्याल रखेंगे। यही चीज़ आप एकदम पीपी का भी जब कराएंगे, मान लीजिए आपने दो पी ऑर्बिटल्स को ले लिया, ये ले लिया, अब आपको पता है कि ये पाई बॉन्ड बनने वाली है, तो दो पॉसिबिलिटी है कि अगर दोनों का सेम लोप हो गया तो ये दोनों वेव एडअप कर जाएंगी, ये दोनों वेव्स एडअप कर जाएंगी। तो अगर इमेजिन करिएगा ये मेरा 2p पाई है और ये मेरा 2p पाई है, तो ये मेरा पाई 2p पाई हो जाएगा। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है। ठीक है, ओके, उतना फॉर्म होता है, मतलब या तो पॉसिबिलिटी फॉर्म होने की बॉन्डिंग की है या तो पॉसिबिलिटी फॉर्म होने की एंटी बॉन्डिंग की है। अब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है, इसको हम लोग बॉन्डिंग बोल रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल रहे हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर वो कंबाइन कुछ ऐसे करें कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कुछ ऐसे में आ जाए, तो ये कंडीशन कुछ ऐसी आ जाएगी क्या, यहाँ पे क्या पैदा होने लगेगा, नोड पैदा होने लगेगा, क्योंकि आप जानते हो कि दोनों वेव्स जो हैं ये कंबाइन नहीं करेंगी। भाई ये चार्ज नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है कि दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर नॉट द चार्ज, ओके, दीज आर द वेव्स। ये वेव्स का ऑर्बिटल लोप है कि ये बताना चाहता है कि कंस्ट्रक्टिव वेव कब बन रही है और डिस्ट्रक्टिव वेव कब बन रही है। ठीक है, कल को ऐसा ना हो गलती से आप पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करने करवा दो तो आप उसको चार्ज कंसिडर कर रहे हो, वो चार्ज नहीं है, वो वेव है बेटा। क्लियर कट है मेरी बात, है ना। तो यहाँ पे क्या पैदा होने वाला है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पैदा होने वाला है। तो ये इसको मैं क्या बोलूँगा, अगर मान लीजिए 2p पाई है, ये y है, 2p y है, तो ये पाई एस्ट्रिक 2p y हो जाएगा, और ये पाई एस्ट्रिक किसको शो करेगा, एंटी बॉन्डिंग को शो करेगा। तो आप देख रहे हैं जब भी कभी भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटी आ रही है, एक पॉसिबिलिटी बॉन्डिंग की आ रही है और एक पॉसिबिलिटी एंटी बॉन्डिंग की आ रही है। इसलिए बुक्स लिखती हैं कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल 4 होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 4 होंगे। ठीक है, अगर ये 2 होंगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा, एंड सो ऑन। बस ये याद रखने वाली है कि अगर सेम वेव्स के होंगे तो कंस्ट्रक्टिव होंगे और डिफरेंट वेव के होंगे तो आपके क्या होंगे, डिस्ट्रक्टिव होंगे। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसी के बिहाफ पे उन्होंने एनर्जी में उनको बांटा है, और इस एनर्जी के बिहाफ पे ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। फिलिंग होने के बाद एक आपका स्ट्रक्चर, एक पैटर्न क्रिएट होता है जिसमें आप देख पाते हो कि वो मॉलिक्यूल में कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ये कहता है कि जब भी जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, उनके कंबाइनिंग करने वाले जो दो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, द एनर्जी ऑफ द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स मस्ट बी सेम। एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि यार कॉम्बिनेशन 1s ऑर्बिटल और 1s का तो हो सकता है, लेकिन आप सोचिए 1s का और 2s का कॉम्बिनेशन, तो आंसर इज नहीं हो सकता है। उसी तरह अगर आपके पास 2px है और दूसरा 2px है तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास एक px है और एक आपका py है तो आपका कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं है। तो ऑर्बिटल्स में कंबाइनिंग में उन्हीं को लिया जाता है जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके। अब सेम का मतलब क्या है, जिस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कॉन्फ़िगरेशन हुआ करती थी उसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, बट
ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल है। वहाँ पे भी एनर्जी लेवल पे था, लेकिन वहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में था और यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, ओके। जैसे देखिए मान लीजिए मेरे पास ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम बना देता हूँ। एनर्जी लेवल में बांटता हूँ। सबसे लोएस्ट एनर्जी सिग्मा 1s की होती है, फिर आती है सिग्मा एस्ट्रिक 1s की, फिर आती है सिग्मा 2s की, फिर आती है सिग्मा एस्ट्रिक 2s की। ओके, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हो सकता है सिग्मा 2pz की आ जाए। उसके बाद आती है पाई 2px की, जो कि बराबर होती है पाई 2py के। फिर आती है पाई एस्ट्रिक 2px की, जो कि बराबर होती है पाई एस्ट्रिक 2py के। और लास्ट में आती है सिग्मा एस्ट्रिक 2pz। ये तब आती है जब आपके पास ऑक्सीजन, फ्लोरीन या यूँ कहूँ जिनके इलेक्ट्रॉन्स में टोटल ग्रेटर देन 14 हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर नाइट्रोजन हो गया, N2 माइनस हो गया, ये सब में क्या है, टोटल मिला के इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा होते हैं तो उनके केस में ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी सीरीज चलती है। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस ऑर्बिटल एनर्जी की सीरीज को याद कर लें। ठीक है, और अगर लेस देन 14 वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैंने कहा C2 हो गया, B2 हो गया, C2 हो गया तो 12 हो गया, B2 हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। तो मतलब जिसमें लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन चलती है वो होती है 1s2, उसके बाद सिग्मा एस्ट्रिक 1s, देन सिग्मा 2s, देन आएगा सिग्मा एस्ट्रिक 2s, उसके बाद आएगा पाई 2px जो कि बराबर होगा पाई 2py के, एंड देन आएगा सिग्मा 2pz। और यहाँ पे सिग्मा पाई एस्ट्रिक 2px जो कि बराबर होगा पाई एस्ट्रिक 2py के, एंड लास्ट में आएगा सिग्मा एस्ट्रिक 2pz। तो आप देख ये पा रहे हो बेटा कि जो चेंज आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है इन दोनों में। आप पीछे देख पाओ, जो चेंज आप ऑब्जर्व कर रहे हो इन दोनों में कर रहे हो। जब आप ग्रेटर देन 14 पे हो तो सिग्मा 2pz पहले आ रहा है और पाई 2px पाई 2py बाद में आ रहा है। जबकि आप इसको कंसिडर करते हो तो यहाँ पे पाई 2px पाई 2py पहले आ रहा है और सिग्मा 2pz बाद में आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि प्रॉपर मिक्सिंग कहाँ पे है और कहाँ पे मिक्सिंग नहीं है, कहाँ पे मिक्सिंग अलाउड है और कहाँ पे मिक्सिंग अलाउड नहीं है। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और लेस देन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब मैं इन्हीं को ऑर्बिटल डायग्राम में बनाने जा रहा हूँ और इस ऑर्बिटल डायग्राम में बनाने के बाद अपन लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये मैंने ऑर्बिटल को एनर्जीज के लेवल में बांट दिया है। अब इन्हीं ऑर्बिटल्स का ऑर्बिटल डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ऑर्बिटल डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल के बेसिस पे ऑर्बिटल का डायग्राम क्रिएट करने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिएगा मैं SS को क्रिएट कर रहा हूँ, तो जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करूँगा तो एक आपकी बॉन्डिंग बनाऊंगा और एक आपकी एंटी बॉन्डिंग बनाऊंगा। तो ये अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो ये वाली जो है ये आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये आपकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, ये मैंने s ऑर्बिटल्स वालों के लिए डायग्राम बनाया है। मतलब आइदर ये 1s और 2s हो सकता है, ये भी आपका 1s और 2s हो सकता है। ये आपका सिग्मा होगा 1s का, ये 2s का, और ये आपका सिग्मा एस्ट्रिक होगा 1s और 2s का। ठीक है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, लेकिन किसके हैं, ये हमारे s ऑर्बिटल्स के हैं। ठीक, इसी तरह अगला आएगा हमारा p ऑर्बिटल्स।
तो चूंकि जब आप बात p ऑर्बिटल्स की करोगे तो p ऑर्बिटल्स में दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक 2s2p मिक्सिंग में अलाउड और एक 2s2p मिक्सिंग में अलाउड नहीं। मतलब एक में लेस देन 14 और एक में ग्रेटर देन 14। तो अगर मैं पहले बनाता हूँ ग्रेटर देन 14 वालों के लिए तो कुछ कंडीशन कुछ ऐसी होगी, ये मान लो मेरे p के दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और इनका मैं कंबाइन करने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हो कि सिग्मा 2pz सबसे नीचे आ रहा है, इसके बाद आ रहा है पाई 2px और पाई 2py। ठीक है, ये आपका पाई 2px है बेटा, ये आपका पाई 2py है। ठीक है, इन पाई 2px और पाई 2py की जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सेम है। उसी जगह पे जब आप ये बनाते हो ऐसे, और एक आप ये बनाते हो ऐसे, ठीक है, तो ये आपकी पाई एस्ट्रिक 2px है, ये आपकी पाई एस्ट्रिक 2py है, ये आपकी सिग्मा एस्ट्रिक 2pz है। ये आपके दो 2p के ऑर्बिटल्स हैं। तो ये आपके 2p क्या हो गए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए बेटा, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए। ये नीचे वाले आपके क्या हो गए, ये आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए, और ये तीन आपके क्या हो गए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए। ये डायग्राम उनके लिए होगा जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 होंगे। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 14 होंगे। इसमें सिग्मा 2pz नीचे है और पाई 2px पाई 2py ऊपर है। जबकि अगर आप लेस देन ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हो p का, जबकि उसमें लेस देन आपका 14 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ फ्लिपिंग यहाँ पे आएगी, इन दोनों पे जगह फ्लिपिंग आएगी। मतलब इस बार क्या होगा, पाई 2px पाई 2py नीचे होगा थोड़ा एनर्जी लेवल में, और सिग्मा 2pz ऊपर होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ। ये दो एक सेम एनर्जी लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इस बार ये कुछ ऐसे होने वाले हैं। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा एंटी बॉन्डिंग वाले में। ठीक, ये आपके दो 2p के ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे आपका मान लेते 2p है 3p है, यहाँ पे आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स बस बोल सकते हो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों आपके। ये आपके पाई 2px और ये पाई 2py, इस बार इनकी एनर्जी लोअर है तो नीचे आएगी, और ये आपकी सिग्मा 2pz कहलाएगी। ठीक है, बाकी ये आपका वही होगा एंटी बॉन्डिंग का, पाई एस्ट्रिक 2px, ये पाई एस्ट्रिक 2py और ये सिग्मा एस्ट्रिक 2pz। ठीक है, अगेन ये आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तीनों, और ये आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ ऐसे चलेगा, फ्रॉम लोअर टू हायर, मतलब ये एनर्जी लेवल है। सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी है, पाई 2px देन पाई 2py सेम है, उसके बाद सिग्मा 2pz की है, उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स की है, और उसके बाद और एनर्जी बढ़ाएंगे तो पाई एस्ट्रिक 2px और पाई एस्ट्रिक 2py एंड सिग्मा एस्ट्रिक 2pz की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है आपको। नेक्स्ट, ये जो हम डायग्राम बनाते हैं बेटा, ये उनके लिए बनाते हैं जो होमो एटॉमिक होते हैं। होमो एटॉमिक मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है। लेकिन अगर यही डायग्राम हेट्रो एटॉमिक के लिए बनाया जाए, हेट्रो एटॉमिक बोले तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके बीच में
इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होगा, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, मतलब मैं ले लेता हूँ कोई मॉलिक्यूल ए और बी है और मैं बोल रहा हूँ बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो इस बार कहानी कुछ और होगी, तो ध्यान दीजिएगा। ये कहानी कुछ ऐसे होती है। अब आप देख सकते हो कि इस बार थोड़ी सिमेट्री थोड़ी अलग अलग है, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से बना सकता था। एक सेकेंड, इस बार एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एनर्जी लेवल में डिफरेंस होता है। ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अब आप इनको कंबाइन कर दो बेटा, कंबाइन कर दो। तो देख रहे हो कि इस बार एटॉमिक ऑर्बिटल वाला किसके साथ आता है, बॉन्डिंग वाले के साथ आता है। मतलब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स वाले होते हैं वो ज़्यादा क्लोज होते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग और एटॉमिक में डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वहाँ आते हैं जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। जो स्पीशीज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। और जितना बॉन्डिंग होगा उतना ही उसके अपोजिट में एंटी बॉन्डिंग होगा, तो गैप क्या हो जाएगा, पहले से बढ़ जाएगा। मतलब यूँ कहूँ कि ये अनसिमेट्रिकल है। वो वाले क्या थे पीछे, सिमेट्रिकल थे, और ये वाले आपके क्या हैं, अनसिमेट्रिकल हैं। ऑल्दो इसका जेई और नीट में बहुत बड़ा रोल नहीं है, बस आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं वो कहाँ को रहते हैं, बॉन्डिंग को रहते हैं, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग की तरफ रहते हैं, ठीक है। तो ये वाला अगर मैं बोलूँ तो बेटा ये बी है और ये वाला ए है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो बी वाला है, मैं कह भी रहा हूँ कि बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल बी वाला है वो ज़्यादा नियरेस्ट किसकी तरफ रहेगा, बॉन्डिंग की तरफ रहेगा, और ये ज़्यादा नियरेस्ट किस तरफ रहेगा, एंटी बॉन्डिंग की तरफ रहेगा। मतलब आप इसको बी बोल लो, इसको ए बोल लो, फिलिंग करते टाइम ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बट ऑब्वियस है बी अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो बी ए के इलेक्ट्रॉन को पोलराइज कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। इस खिंचाव की वजह से ये जो गैप है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कहाँ फिल होते जा रहे हैं, बॉन्डिंग में फिल होते जा रहे हैं, और उतना ही कम उसके कहाँ पे जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। बहुत सिंपल सी बैठे बेटा, गैप अगर बढ़ जाएगा तो आपको एंटी बॉन्डिंग में जाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हेट्रोएटॉमिक का जो ऑर्बिटल डायग्राम बनता है वो अनसिमेट्रिकल बनता है, जबकि अभी तक हम जितना भी देखे हैं ये सारे डायग्राम हमारे क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये बात पता होनी चाहिए। वैसे ऑल्दो हेट्रो का आपका बहुत बड़ा रोल नहीं है, आपका मेन क्या है, होमो का रोल आएगा, ठीक है। आई होप अभी तक आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या प्रोसेस है आगे का, अभी देखते हैं। सॉरी, अब हम लोग एक चीज़ निकालना सीखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर असल में कुछ होता नहीं है, एवरेज होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। एक स्ट्रक्चर में कितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं और एक स्ट्रक्चर में कितने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, इनके डिफरेंस को अगर मैं निकालूं और उसका एवरेज कर दूं तो मुझे क्या बताएगा, बॉन्ड ऑर्डर बताएगा। ऐसा बॉन्ड ऑर्डर का कोई खुद का सिग्निफिकेंस नहीं है, वो बॉन्ड ऑर्डर जो है, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बॉन्ड लेंथ से निकालने काम आता है, या बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने में काम आता है। किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका सिग्निफिकेंस इतना है कि वो कंपैरिजन करवाएगा आपसे कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी बेटा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। समझ में आ रही है, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा,
ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर वाला जो कंसेप्ट है वो हमको यही सिखाता है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालते टाइम आप बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करो, और बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करो तो आप बॉन्ड लेंथ से बॉन्ड स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। बढ़ते हैं आगे, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम ये सीखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, और फिल करने के बाद उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ एकदम सिंपल मॉलिक्यूल से। ठीक है, जैसे लेट सपोज करिएगा मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो आपको पता है कि जब दो H एटम के मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे तो एक H2 मॉलिक्यूल कब बनेगा। अब H2 मॉलिक्यूल जब बनेगा बेटा तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर उसकी बॉन्डिंग बने और आइदर उसकी एंटी बॉन्डिंग बने। ठीक है, ये उसकी क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये उसकी क्या है बेटा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये आपके दोनों क्या हैं, आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहा हूँ। अब देखिए सॉरी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सिर्फ सिग्मा 1s2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब इसको फिल कैसे ऐसे करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने की चांसेस हैं। ऐसे तो दो बनने के चांसेस हैं, लेकिन एक आपका खाली होगा और एक आपका भरा हुआ होगा। तो जो बॉन्डिंग वाला है उसमें इलेक्ट्रॉन आपने पहले भर दिया और एंटी बॉन्डिंग में बाद में भरा। मैंने बॉन्डिंग में पहले क्यों भरा, तो मैंने आपको बताया था ये बात कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर एनर्जी लो होती है, और अवभव ये कहता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो आप वहाँ पे फिल करेंगे जहाँ पे एनर्जी लो है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी रहेगा और सिर्फ इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ मिलेंगे, इसके बॉन्डिंग पे मिलेंगे। सेम एज अगर मैं इसी का बॉन्ड ऑर्डर निकालने चलूँ तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग एक भी नहीं, डिवाइड बाय 2 तो आ जाएगा 1। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो क्या आया, आपका 1 आया। उसी तर्ज पे अगर मैं यही चीज H2 माइनस का कर दूं इस बार, तो H2 माइनस का करने का मेरा मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 हो गए। तो मतलब सिग्मा 1s2 और सिग्मा एस्ट्रिक 1s1, सिग्मा 1s2 देन सिग्मा एस्ट्रिक 1s2 होता है ना, तो सिग्मा 1s2 देन सिग्मा एस्ट्रिक 1s2। एस्ट्रिक में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, इसका मतलब कुछ डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा क्या, कुछ ऐसा बेटा, एकदम समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, मैं थोड़ा रफली डायग्राम बनाता हूँ, इट्स ओके, आप एग्जाम में अच्छे बच्चे हो, अच्छे डायग्राम बना लोगे। ये इसका बॉन्डिंग और ये इसका एंटी बॉन्डिंग। अब मैं बार बार बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो ये मेरा 1s, ये मेरा 1s। यहाँ पे आएगा जब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल होंगे तो एक मॉलिक्यूल बनाएगा। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो आप देख सकते हो टोटल मिला के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो 3। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो 3। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स भी कितने, 3। 3 में से वो बात अलग है कि 2 बॉन्डिंग को चले गए और एक इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल हुआ, एंटी बॉन्डिंग में फिल हुआ। ठीक है, ओके। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में टोटल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने क्या कहा था, शुरुआत में ही कहा था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही कंबाइन करने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये बात याद रखनी है आपने। अब जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे बेटा, तो जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्डिंग में कितने हैं आपके पास, देख सकते हो बॉन्डिंग में आपके पास ये 2 हैं। एंटी बॉन्डिंग में कितना है बेटा, तो 1 है बाय 2, मतलब सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 1/2 इसका क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ओके, तो ये हम कंपेयर कर पा रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर को। ठीक है, वहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 1 था, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे कहूँ तो मैं आपसे बोलूँ कि भाई मैंने H2 का जो बॉन्ड ऑर्डर निकाला है वो निकाला है 1,
और H2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर निकाला है वो निकाला है हाफ। अब मैं आपसे पूछूं कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो अभी मैंने आपसे पढ़ाया कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में इन्वर्सली का रिलेशन होता है। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में इन्वर्सली का रिलेशन होता है। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर इसकी ज़्यादा, इसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, और इसकी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी? अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो ये, ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये, क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसी की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। क्लियर कट है? मेरी बात समझ में आ रही होगी? ओके। हाँ भाई, अगर किसी का, मान लो अगला केस ले लेते हैं, मान लो मेरे पास He2 मॉलिक्यूल है। अब आप कहोगे सर He2 मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस भी है या नहीं? तो देखो, आपको पता है कि हीलियम एक इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब He2 ये जो मॉलिक्यूल है वो नॉट एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। अब बेटा अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में क्या ख्याल है इसका, और MOT को कैसे एक्सप्लेन करती है? तो आओ देखते हैं। जैसे मान लो बेटा He2 की बात कर रहा हूं मैं, टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, दैट इज सिग्मा 1s2 सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, ठीक है, ओके ओके, बना लेंगे। अब आपके पास 4 हैं तो समथिंग लाइक कुछ ऐसा आ जाएगा क्या? ठीक है, ये दो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब आप यहाँ फिल करो, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो पहला ऑर्बिटल कहाँ फिल होगा? बॉन्डिंग वाला फिल होगा। उसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ कहाँ होगा? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में और 4 इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, जिसमें 2 बढ़ गए बॉन्डिंग को और 2 बढ़ गए एंटी बॉन्डिंग को। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूँ तो बॉन्डिंग के भी 2 और एंटी बॉन्डिंग के भी 2, तो रिजल्टेंट आएगा 0। तो यूँ कहूँ कि जिन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। हमको MOT यहाँ से एक्सप्लेन करती है। क्या बोला मैंने? जिन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है उन मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस नहीं है, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर कट है मेरी बात? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है। कल को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, तो उनका बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा, और बॉन्ड ऑर्डर जब निकालेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा कि हाँ सर ये एग्जिस्ट तो कर रहा है और ये एग्जिस्ट सर नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं कुछ और एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने इस बार बात की Be2 की, ठीक है। Be2 का मतलब कितना हो गया? 8। अब 8 का मतलब हो गया सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, फिर आया सिग्मा 2s2, और फिर आया सिग्मा एस्ट्रिक 2s2। आप जान चुके होगे कि सिग्मा 1s2, सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा एस्ट्रिक 2s2 की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो बॉन्डिंग में कितने दिख रहे हैं? तो देखो 2 और 2 4 बॉन्डिंग में दिख रहे हैं, और 4 ही एंटी बॉन्डिंग में दिख रहे हैं। मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। बस आप इस बार जब ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा सतर्क होकर बनाना, क्योंकि इस बार दोनों ऑर्बिटल्स बनाने हैं, तो आप कुछ ऐसे बनाओगे। आप देख सकते हो कि मैंने दोनों ऑर्बिटल एक साथ बनाया है, क्योंकि रिप्रेजेंट हमेशा एक साथ किया जाता है। नीचे वाला आपका 1s है और यहाँ वाला आपका 2s है। ये दो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एंड फलाना वही वाली बात की, नीचे वाला बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। फिल कर रहा हूँ। पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल करने होते हैं? आप सभी को पता है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बॉन्डिंग में फिल करते हैं।
इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करोगे तो ये कुछ ऐसे फिल करोगे क्या, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जो कि नाम दिया जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाम से। उसी तरह फिर 2 कंबाइन करेंगे तो यह बनेगा एंटी बॉन्डिंग का, ये 1s को फिल किया। यही एकदम उसके बाद 2s को फिल करना है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किएंगे तो मॉलिक्यूल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूलर। तो अल्टीमेटली हमने ये देखा कि टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हैं। आप ये देखा करो, हमेशा चेक किया करो आपने सही किया या नहीं किया है। तो इसका सबसे सिंपल सा तरीका होता है कि आप जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मिला के हैं कि नहीं है। तो आप देख सकते हो 8 यहाँ पे टोटल है और 8 भी यहाँ पे भी टोटल है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है। इनका एनर्जी लेवल डायग्राम एक साथ ही बनाया जाता है, ये बात याद रखने वाली बात है। ओके, अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ जिसमें लेट सपोज करो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 वाली कैटेगरी में आएगा, ऑल्दो उसका 14 होता है। तो मैंने पीछे आपको बताया कि जब कभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 होता है तो वहाँ पे सिग्मा 2pz पहले आता है और पाई 2px पाई 2py बाद में आता है। आइए, तो मुझे पता है नाइट्रोजन के बारे में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, फिलिंग करते हैं। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एस्ट्रिक 2s2, सिग्मा 2pz, देन पाई 2px, पाई 2px जो कि बराबर होगा पाई 2py के। चेक कर लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 1 12 1 13 और 1 14। अब आप बोलोगे एक एक करके क्यों भर रहा है, तो हुंड्स रूल अगर तुमको याद हो कि पहले इलेक्ट्रॉन्स को क्लॉकवाइज में भरते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन्स को एंटी क्लॉकवाइज में भरते हैं, याद है, पहले सारे क्लॉकवाइज भरते हैं। तो अभी दिखाता हूँ ऑर्बिटल डायग्राम में। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 1 12 1 13 1 14 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स भर गए। इसका सादा से सीधा मतलब है कि 2p के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरोगे आप, क्योंकि जगह ही मतलब ही नहीं है, आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स यहीं फिल हो गए। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो। अब क्या मैं 1s का भरूं, क्या इनका मैं भरूं, मैं मान के चल रहा हूं कि इनका आप भर लोगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ के रिप्रेजेंट करता है इनको 8 को, मैं सीधे p को भर रहा हूँ, मैं सीधे p को भर रहा हूं। पहले नीचे क्या बनाऊंगा, नीचे बनाऊंगा सिग्मा 2pz, ठीक है। ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है अब मुझे। तो देखिए यहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ आपकी फिलिंग हो रखी है। ठीक है, मैं जो मेन फिलिंग करने जा रहा हूँ उसकी फिलिंग करने जा रहा हूँ। सिग्मा 2pz, पहले तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा। फिर वही बात, यहाँ पे जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले इसको क्यों भरा, क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज भरा है। इसके बाद फिर एक यहाँ भरेंगे और एक यहाँ भरेंगे तो ये ऐसे फिल हो जाएगा, इट्स समथिंग लाइक दिस। तभी मैंने 1 + 1 करके लिखा था, क्योंकि आगे चल के आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालना या इलेक्ट्रॉन और ऐड करना होगा तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ये आप देखोगे। ठीक है, सॉरी इसका डायग्राम मुझसे रॉन्ग बन गया यार।
सब ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने चलूँ तो आप सपोर्ट करिए, फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई करिए। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? तो बॉन्डिंग के कितने हैं, तो देखो 2 यहाँ बॉन्डिंग दिख रही है, 2 यहाँ दिख रही है 4, 2 यहाँ दिख रही है 6, और 2 8, और ये 2 10। तो 10 किसके दिख रहे हैं आपको बॉन्डिंग के? एंटी बॉन्डिंग में तो देखो 2 यहाँ दिख रहे हैं एंटी बॉन्डिंग के, और 2 यहाँ दिख रहे हैं एंटी बॉन्डिंग के। तो कितने हो गए? 4/2। ठीक है, तो ये हो गया 6/2, और फाइनली आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। मतलब नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर आया है वो कितना आया है? 3 आया है। अब आप थोड़ा सा यहाँ से इमेजिनेशन करना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप बार बार ये डायग्राम बनाना। वैसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं बाबा BBAAA, बाबा BBAAA। ये क्या शॉर्टकट है? ये शॉर्टकट ये है कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। आप देख सकते हो अगर मैं 1s से शुरू करूं तो उसमें 1 बॉन्डिंग होगा, 1 एंटी बॉन्डिंग होगा। 2s में जाऊं तो 1 बॉन्डिंग होगा, 1 एंटी बॉन्डिंग होगा। 2p में जाऊं तो 3 पहले नीचे वाले बॉन्डिंग मिलेंगे आपको, ये तीनों आपके बॉन्डिंग वाले हैं, और ऊपर तीनों आपके क्या हैं? एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। तरीका होता है बाबा BBAAA। एग्जाम में ये आपको डायग्राम नहीं बनाना, ये आपके डायग्राम आपके इमेजिनेशन में होने चाहिए कि आप कैसे करोगे। क्योंकि जैसे अब मैंने कहा कि N2- का बनाना है, अभी तक आपने N2 का बनाया था, अब आपको बनाना है N2- का। तो अब आप लॉजिक सोचो कि N2- में क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लाओगे? क्या आप दोबारा डायग्राम बनाओगे? तो आंसर इज नहीं, आपको जरूरत नहीं, सीधे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लाना है। क्योंकि भाई N2 अगर मैं माइनस की बात कर रहा हूँ तो N2- में कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे ना। अब 15 की बात करें तो कुछ सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एस्ट्रिक 2s2, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px जो कि बराबर होगा पाई 2py के। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 + 1 + 1 + 1। अब आपको 14 तक हो गए, 1 की ज़रूरत है, तो कहाँ जाएगा? पाई एस्ट्रिक 2px बराबर होता है पाई एस्ट्रिक 2py के, तो सीधे 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ आएगा। ठीक है, इसका मतलब आपको बार बार डायग्राम नहीं बनाना, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे? 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो और कुछ नहीं, बॉन्डिंग की जगह इस बार एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो सीधे सीधे जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्डिंग तो इतना ही होंगे, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में पहले आपके पास कितने थे? एंटी बॉन्डिंग में 4 थे, अब एंटी बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब 5 हो जाएंगे तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 2.5। अब आपका बॉन्ड ऑर्डर पहले कितना था? 3, अब आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2.5। एग्जाम में ये सब सवाल नहीं करता है, एग्जाम में सीधे बोलता है कि बटा कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका कम उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब इसको हिंदी में भी समझ सकते हो। हिंदी में समझने का मतलब, आप लॉजिक सोचो कि आपने जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाए वो कहाँ पे बढ़ाए? एंटी बॉन्डिंग में बढ़ाए, मतलब आपने एंटी बॉन्डिंग का कैरेक्टर बढ़ाया है। अब जब आप एंटी बॉन्डिंग का कैरेक्टर बढ़ाओगे तो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला है? कम होने वाला है। और चूंकि एंटी बॉन्डिंग के कैरेक्टर बढ़ने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, इस वजह से आपको बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी नजर आ रही है। भाई इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, न्यूक्लियाई उतने ही हैं, तो रिपल्जन बढ़ेगा, रिपल्जन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? खिंचेगी। होगा कि नहीं होगा? आप लॉजिक सोच पा रहे हो? ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस पर दिमाग लगाते हैं कि किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, और उसके बॉन्ड ऑर्डर को हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसे मैंने कहा N2, N2+ और N2-। इन तीनों को आप बॉन्ड लेंथ में कंपेयर करो। अब बार बार ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप देखो, ये आपका 14, ये आपका 13 और ये आपका 15। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो इसमें भी आएगा 3, इनका दोनों का आएगा 2.5। अब देखना, मजे की बात देखना, अगर मैं इसकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की बात करूं और इसकी एंटी बॉन्डिंग की बात करूं तो इसके बॉन्डिंग में हो जाएंगे 10, एंटी बॉन्डिंग में हो जाएंगे आपके कितने? 4,
तो इस वजह से 10 माइनस 4/2 दैट इज 6/2 दैट इज 3 आता है। लेकिन अगर आप N2 प्लस में देख रहे हो, अब आप मुझे बताओ ना N2 प्लस में इस डायग्राम को देख के कि कहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा। आप सोच सकते हो कि क्या इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग से निकला होगा, तो आंसर है आप एकदम सही सोच रहे हो। अभी तक बॉन्डिंग में पहले कितने थे, 10 थे, अब कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो अगर मैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की बात करूं तो यहाँ पे 9, और एंटी बॉन्डिंग में बात करूं तो एंटी बॉन्डिंग में तो 4 हैं। अब आप देखो 9 माइनस 4/2 दैट इज 5/2 दैट इज कितना आ गया, 2.5 आ गया। लेकिन अब अगर आप इसकी बात करते हो 2.5 की, तो यहाँ पे आप बताओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितना, अभी हमने पीछे किया है तो आप देख सकते हो, अभी हमने पीछे किया है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ रहा है, एंटी बॉन्डिंग में बढ़ रहा है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके कितने हैं, 10 हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके कितने हैं, आपके कितने, 5 हो गए। तो आप क्या कर रहे हो, 10 माइनस 5/2 कर रहे हो तो भी 2.5 आ रहा है। अब यहाँ पे बुद्धि लगेगी, इन भाई साहब का 3 आ रहा है और इन दोनों का 2.5 आ रहा है। अब क्या करें, अगर दो के बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएं तो क्या हम बॉन्ड लेंथ में कंपेयर कर पाएंगे, तो आंसर हाँ जी, हम कंपेयर कर पाएंगे। कंपेयर करेंगे ऐसे कि हम मैग्नीट्यूड देखेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। आप क्या करोगे, N2 प्लस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का रेशियो निकालो, तो यहाँ आएगा 9/4, और N2 माइनस में अगर यही रेशियो निकालो तो आएगा 10/5 दैट इज कितना आ रहा है, 2। यहाँ पे लेस देन 2 आ रहा है, सॉरी ग्रेटर देन 2 आ रहा है, 2 4 8, ठीक है, ग्रेटर देन 2 आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, और यहाँ पे इक्वल टू 2 आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि अगर बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BMO होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ABMO होता है। मतलब अगर जिसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का जो रेशियो है वो जितना ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा होगा। और अभी आपने देखा कि अगर जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाने वाली है, कम हो जाने वाली है। तो अल्टीमेटली जो फाइनल आंसर हमने देखा, हमने ये देखा कि N2 प्लस और N2 माइनस में जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी किसकी होगी, N2 माइनस की होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर कभी भी ऐसा केस आएगा जहां पे बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तो उस केस में आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या निकालोगे, रेशियो निकालोगे। और रेशियो निकालने के बाद ये देखोगे कि जिसका रेशियो बड़ा उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, इसका मतलब उसके अंदर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कैरेक्टर एज कंपेरिजन टू एंटी बॉन्डिंग के ज़्यादा हैं। और हेंस इससे आपका ये पता चलेगा कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको केस बताया, ये मैंने आपको केस उनके लिए बताया जिसमें ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, अब हम एक केस और ले लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेस देन 14। लेट्स सपोज करो मैंने ले लिया, चलो C2 का 12 होता है। अब आपको पता है कि एनर्जी के 2s2p में मिक्सिंग में डिफरेंस आएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन करो, तो ये आएगी सिग्मा 1s2, ये आएगी सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा एस्ट्रिक 2s2। इस बार पाई 2px जो है वो बराबर आएगा पाई 2py के। ठीक है, उसके बाद सिग्मा 2pz भर लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 और 1 12। इसको भरने की जरूरत नहीं, खाली पड़ा रहेगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 1 12, टोटल ना के हमको 12 इलेक्ट्रॉन्स भरने। अब मैं S वाले नहीं भर रहा हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप भर लोगे पीछे से। मैं सीधे जो भर रहा हूँ वो P वाले के लिए भर रहा हूँ। डायग्राम देखना,
इस बार आप डायग्राम में ये देख सकते हो कि पाई 2px पाई 2py नीचे आ गए। वो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि 2s 2p मिक्सिंग अलाउड होती है इसमें, और सिग्मा 2pz ऊपर आ गया। बाकी ये वही है, पाई एस्ट्रिक, इसकी फिलहाल आपको ज़रूरत नहीं है, सिग्मा एस्ट्रिक 2pz। ठीक है, ओके। ये आपके 2p की 2 ऑर्बिटल्स हैं। मैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहा हूँ। मुझे फिल करना है कहाँ कहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल करना है। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, उस तरह एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि 8 तक तो ये हो गए थे, 8, ये हो गया 10 और 2 12। ठीक है, अब आओ बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, तो देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 बॉन्डिंग में है। एंटी बॉन्डिंग में आ जाओ तो 2 और 2 4, 4 एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइड बाय 2, दैट इज 4/2, सीधे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहीं से फिर से आप वही कंपेयर करोगे, C2 एक बार माइनस करोगे, एक बार C2 प्लस करोगे, एंड सो ऑन। अब जरा ट्राई करके देखो कि C2 अगर 2 माइनस हो जाए तो सीधे सीधे कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब पूरा मत लिखो, बस आपको पता है कि यहाँ तक सेम है, के मतलब 2s2 तक सेम है। पाई 2px बराबर हो जाएगा पाई 2py के। 8 यहाँ तक होते हैं, 9 10 11 12, और इसका आएगा सिग्मा 2pz 214। अब डायग्राम बनाने की बार बार ज़रूरत नहीं है, सीधे अब बस आप लॉजिक सोचो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो बॉन्डिंग में कितने बढ़ जाएंगे, पहले कितने थे, 8 थे, अब बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे, 10। एंटी बॉन्डिंग में पहले भी 4 थे, अभी भी एंटी बॉन्डिंग में क्या रहेंगे, 4/2, दैट इज 6/2, और फाइनली कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका। ठीक है, अब आपको इतना एग्जाम में तो नहीं करोगे, मुझे पता है एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं है, बार बार सारे डायग्राम बनाओगे, फलाना फलाना खेलोगे, तो इसका सीधे आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आप हमेशा ये मान के चलोगे कि जिनका 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके अंदर, जैसे N2 हो गया या C2 2 माइनस हो गया, जो भी हमने किया, इन सभी का जो बॉन्ड ऑर्डर आने वाला है वो 3 आने वाला है। ठीक है, अब आप कुछ नहीं करो, सिर्फ 0.5 घटाते चले जाओ, तो इसका कितना हो जाएगा 2.5, इसका कितना हो जाएगा 2.0, इसका कितना हो जाएगा 1.5, इसका कितना हो जाएगा 1.0, इसका हो जाएगा 0.5, और इसका कितना हो जाएगा 0.0। तो जरा यहाँ पे भी घटाते चले जाओ, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5 और ये 0.0। अब देखो, इस ट्रिक से आपके फ़ायदा ये होगा कि आपको तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो, मैंने कहा कि O2 है, O2 प्लस है, O2 2 माइनस है, इनको तीनों का आप फटाफट बॉन्ड ऑर्डर निकालो। देखो, बार बार नहीं करोगे, 16 है, 16 पर खड़क से कहानी फंस रही है 2 की। ऑक्सीजन 16 होता है, 15, 15 पे कितना आ गया 2.5, 16 2 18, 18 पे कितना आ गया 1। आप चाहे उस फॉर्मूले से करना और चाहे आप इस ट्रिक से करना, आपका क्वेश्चन दोनों लेवल पे सेम आएगा। हाँ, वो बात अलग है कि आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आपको निकालने के लिए उस डायग्राम को बनाना पड़ता है। अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा है कि बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तो आप तुरंत इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे।
लेकिन कभी कभी वो सवाल ऐसे ना करके वो पूछता है कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो उस टाइम आपको ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑल्दो आपके अंदर अगर प्रैक्टिस बढ़ जाती है तो आपका इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके हाथ में है कि आप किस ऑप्शन को यूज़ करते हो, किस ऑप्शन को कैसे टैकल करते हो, ये आपके हाथ में है। ठीक है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये हमने सारी बातें होमो एटॉमिक के लिए की। अब इसके अंदर एक बात और, दैट इज पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। आप सभी को पता है कि ऐसी स्पीशीज जिनको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के सामने रख दूं तो उसको वीकली अट्रैक्ट करती हैं, और जो स्पीशीज वीकली अट्रैक्ट करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और अगर मैं ऐसी स्पीशीज जिनको मैं मैग्नेटिक फील्ड के सामने रखूं और वो रिपल करने लग जाएं तो वो हमारी क्या होती हैं, डायामैग्नेटिक होती हैं। बुक जैसे लिखती हैं कि अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग करते टाइम अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो आपकी क्या कहलाएगी, पैरामैग्नेटिक कहलाएगी। और अगर आपके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो आपकी क्या कहलाएगी, डायामैग्नेटिक कहलाएगी। ठीक है, अब आप जब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को बिछाते हो। उसमें आप देखोगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो सीधे सीधे आपका क्या आ जाएगा, डायामैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आ जाएगा पैरामैग्नेटिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ, N2 की बात कर रहा हूँ। अब N2 अभी मैंने पीछे बात की थी, N2 14 होता है बेटा। अब 14 के अगर मैं बात करूं तो आपको एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाई देगा। आप देख सकते हो पीछे वाले डायग्राम में जो मैंने बनवाया है, यहाँ पे बनाया है N2 वाला, ये आप देख सकते हो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो अगर चूंकि N2 में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो इसका मतलब इसका नेचर में कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं N2 माइनस की बात करूं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। N2 प्लस के साथ भी क्या हो जाएगा बेटा, नेचर में पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ट्रिक मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, असल में मैं आपको बता दूं कि जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आता है, जैसे 2.5 हो गया, 1.5 हो गया, 0.5 हो गया, ये ऑलवेज पैरा होते हैं, ऑलवेज पैरा होते हैं, इसकी गारंटी है। लेकिन अगर वो होल नंबर में आ रहे हैं 1, 2, 3, तो वो पैरा भी हो सकते हैं और वो डाया भी हो सकते हैं। बहुत फेमस केस है ऑक्सीजन O2, ये नेचर में जो है आपका पैरामैग्नेटिक होता है। वहीं आपने देखा N2 डायमैग्नेटिक होता है। N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 3 आएगा, जबकि O2 का आएगा बॉन्ड ऑर्डर 2। 16 है तो 2 पे आएगा। देख सकते हो कि होल नंबर हैं, एक टाइम पे होल नंबर पैरा और एक टाइम पे होल नंबर डाया आ रहा है ना भाई। N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो 3 आ रहा है, O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो लेकिन ये वाला आपका डायामैग्नेटिक है और ये आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर में आता है तो वो डाया भी हो सकता है और पैरा भी हो सकता है। उसके लिए आपकी बॉन्ड ऑर्डर कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसी से आप बॉन्ड ऑर्डर को डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ा सा लेवल और बढ़ाता हूँ और आगे बढ़ते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर को रेजोनेंस के फॉर्म में देखते हैं क्या होता है और बात डिस्कस करते हैं। आइए हेडिंग डाल दीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेंस स्पीशीज। इसको बताने से पहले ये बता दूं कि सिंगल बॉन्ड के अंदर हमेशा बॉन्ड ऑर्डर 1 काउंट किया जाता है, डबल बॉन्ड में हमेशा बॉन्ड ऑर्डर 2 काउंट किया जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा बॉन्ड ऑर्डर 3 काउंट किया जाएगा। पहली बात नॉलेज रखना। जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की बात करते हो ना, तो अगर प्योर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 और ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि इथेन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा,
तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सीरीज आ जाएगा 1। उसी तरह इथीन का पूछूं तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। और अगर मैं ये चीज़ इथाइन के लिए पूछूं तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। तो इथेन के लिए 1, इथीन के लिए 2 और इथाइन के लिए 3। तो अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर इससे अपन लोग निकालते हैं। क्लियर कट है मेरी बात समझ में आ रही होगी। लेकिन रेजोनेंस करते टाइम आपको पता है कि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो हैं वो डीलोकलाइज करते हैं। रेजोनेंस का मतलब ही होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड। तो वहाँ पे परमानेंट बॉन्ड नहीं होती है, और परमानेंट बॉन्ड नहीं होती है तो उसके अंदर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आपको पता होगा, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं। और जब कभी भी पार्शियली डबल बॉन्ड आता है तो हम ये नहीं लिख सकते कि उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूं CO3 2 माइनस का। अब आपसे बोलेगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए। इसका तरीका क्या है, देखो आपको पता है कि कभी भी सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज नहीं करता है। क्या डीलोकलाइज करता है, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का हम पीछे देख के आए कि सिग्मा बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो तो 1 होगा, वो तो 1 होगा, 1 होगा ही होगा। प्लस अब बात उठती है पाई के लिए। अब ऐसे तो पाई परमानेंट होता तो मैं सीधे सीधे लिख देता 2, लेकिन आपको पता है कि ये जो पाई है ये रेजोनेंस में जाएगा, और जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो ये मूव करेगा। तो इसका एक तरीका ये है, आप इसको क्या कर दो, बंटवारा कर दो। मैं कहूँगा कि ना पाई बॉन्ड इसका है, ना पाई बॉन्ड इसका है, ना पाई बॉन्ड इसका है। तो भाई बचपन में पढ़े हैं, अगर सबको बांटना है तो इक्वल में बांटना है तो फ्रैक्शंस करते हैं। फ्रैक्शन करोगे तो आपको पता है कि 1 पाई बॉन्ड है, और कितने में घूमेगा, तो कितने सिग्मा में घूमेगा, तो 1 यहाँ 1 यहाँ, तो टोटल मिला के 3 में घूमेगा। तो आंसर सीधे क्या आ जाएगा, 1 + 1/3 दैट इज कितना हो जाएगा, 4/3 इसका क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर मैं SO4 2 माइनस की बात करता हूं, अब आप देखिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना, तो 1, पाई बॉन्ड कितना, तो 2, कितने में घूमेंगे, तो 4 में घूमेंगे। तो 1 सिग्मा बॉन्ड का कांस्टेंट रखा, पाई बॉन्ड 2/4 दैट इज 1/2 दैट इज 0.5, तो 1 + 1/2 हो गया 1.5। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.5 आ गया। उसी तरह PO4 की मैं बात करता हूं, PO4 3 माइनस की बात करता हूं, इसको आप H3PO4 बुलाते हो। तो इधर देखिए सिग्मा बॉन्ड का 1 आ गया, पाई बॉन्ड 1 है, इस बार कितना घूमेगा, पाई में 4 जगह घूम सकता है, तो 1 + 1/4 दैट इज कितना हो जाएगा बेटा, 5/4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जब मॉलिक्यूल रेजोनेंस में होता है तो रेजोनेंस में बॉन्ड ऑर्डर पार्शियल कैरेक्टर से निकालते हैं, कंप्लीटली बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकाला जाएगा आपका। ठीक है, वो फ्रैक्शंस में आएगा आपका। ठीक है, ओके, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये जितनी भी कहानी थी, हमारी सारी कहानी बॉन्ड ऑर्डर को लेके थी। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके मुझे दीजिएगा अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे डायमंड और ग्रेफाइट में बॉन्ड ऑर्डर जानना है। तो अगर आपको डायमंड और ग्रेफाइट में बॉन्ड ऑर्डर जानना है तो आप मेरी PYQ सीरीज़ अटेंड करिए। वहाँ पे मैंने PYQ सीरीज़ में एक क्वेश्चन कराया हुआ है कि व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा कि डायमंड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा और ग्रेफाइट का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। अदरवाइज़ PYQ सीरीज़ को आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन कराया है केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज़ PYQ में डायमंड और ग्रेफाइट के बॉन्ड ऑर्डर को। आप सोच के रखिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करिएगा। इसके लिए जानने के लिए इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर्ड होता है। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा, ये सारी हिंट मैंने उधर दे रखी हैं। ठीक है, तो वहीं मिलते हैं, वहाँ पे आप PYQ सीरीज़ को अटेंड करिए। मेरी रोज़ 9 बजे PYQ सीरीज़ चलती है, 9 PM पे अनअकैडमी ऐप पे PYQ सीरीज़ चलती है। मैं वहाँ पे टॉप 500 क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट कर रखा है। उन टॉप 500 क्वेश्चंस की मैं PYQ करवाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि उन PYQ को ज़रूर अटेम्प्ट करें।
और आप देखें कि आपको कितना आता है या कितना आपको नहीं आता है। आपने यहाँ से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ तो लिया, लेकिन उस केमिकल बॉन्डिंग का वहाँ आपने फ़ायदा लिया या नहीं लिया, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इतनी मेरी बातों को समझा, मेरी बातों को सीखा, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।